Hello, welcome back in Free Education channel. Here we will discuss today about classification of elements, and this class belongs to those students who are zero but want to become a hero in his own class. तो जो बच्चे अपने खुद के क्लास में जीरो है और वो हीरो बनना चाहते हैं, मीन्स जिन्हें नहीं आता है, सब कुछ नहीं आता है, जो कुछ जानने की उन्हें जरूरत है और वो जानना चाहते हैं और वो सीखना चाहते हैं, उन्हें अच्छे शिक्षक का अभाव या अच्छे शिक्षण का अभाव हो, उन सभी के लिए यह बैच है, जिस बैच में वो सब कुछ सीख सकते हैं जीरो से हीरो तक के लिए। तो आप लोगों से फिर से वही संदेश है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कराएं, और इस चैप्टर को मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ और इसमें किसी भी प्रकार से किसी बच्चे को कोई कठिनाई नहीं होगी, इसका गारंटी तो मैं लेता हूँ और हमेशा से लेता रहता हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज के क्लास का। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, पहले ही बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी तत्वों के वर्गीकरण, जो कि 10वीं पे आधारित है, लेकिन आप इसको बेसिक ही समझ जाएं, क्योंकि 10वीं का जो मेन कंटेंट होगा उस कंटेंट को मैं अगले वीडियो में डालूंगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10वीं के कंटेंट होंगे। पहले एक बार मैं क्लासिफिकेशन जीरो टू हीरो यानी लेबोजियर साहब ने क्लासिफिकेशन शुरू किया वहां से लेकर और जहां तक मोस्ले साहब ने क्लासिफिकेशन को खत्म किया वहां तक मैं एक बार बताऊंगा, एक साथ बताऊंगा, और उसके बाद फिर से मैं स्टार्ट करूंगा अपने क्लास के 10th वाले क्लास के वीडियो के बारे में। तो आप लोग जुड़े, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट करें, और समस्या होने पर तो समस्या का निदान मिलेगा ही मिलेगा, तो पहले कमेंट करें, उसके बाद ही समस्या का निदान हो पाएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं तत्वों के वर्गीकरण के बारे में, तो वर्गीकरण इतिहास के बारे में बता दूं तो सबसे पहले वर्गीकरण किया गया, कैसे किया गया था, तो जब तत्वों की संख्या कम थी, जब तत्व ही बहुत हमारे पास कम थे तो इजीली हम उसके बारे में पता लगा सकते थे। जब तत्वों की संख्या कम थी, ये हाईलाइट नहीं हो रहा, हाईलाइट के लिए कोई अच्छा सा कलर सेलेक्ट कर रहा होगा, ब्लैक पे कौन सा कलर सूट करेगा, रेड। हाँ, जब तत्वों की संख्या बहुत ही कम थी तो उस समय अलग अलग अध्ययन करना सरल था, आसानी से अध्ययन कर लिया जाता था। लेकिन जब इसकी संख्या बढ़ी तो इसकी संख्या बढ़ने पर इसके अध्ययन में कठिनाइयों का अनुभव होने लगा। तो हमें चाहिए क्या चीज, अब हमें चाहिए कि हमें किस तरह से इसको पढ़े कि सहूलियत से इसके सभी कंटेंट, सभी चीजों के बारे में जान पाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जैसे मान लो कि आप किसी शॉप चला रहे हो, कोई शॉप चला रहे हो, दुकान चला रहे हो, आप अपने दुकान में बहुत सारा चीज रखे हुए, आपका दुकान है, बहुत सारा चीज रखे हुए। मान लेते हैं कि एक साबुन कोई खरीदने जा रहा है, लाइफ बॉय का साबुन यहाँ है, डिटॉल का यहाँ है, डेनिम का यहाँ है, पल्स का यहाँ है, पियल्स का, और दूसरा कोई अन्य साबुन यहाँ है। तो यह दुकान के इस रैक में भी साबुन है, 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 इस रैक में भी साबुन है। और कोई लेने जाता है टी, चाय पत्ती, तो चाय पत्ती भी इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, फिर और भी सामान भी है तो उसमें है, इसमें है, मतलब जहीं तहीं, कहने का अर्थ हुआ कि हर एक रैक में हर तरह का सामान एडजस्ट है। तो क्या दुकानदार इजिली किसी भी चीज को कोई सामान दे पाएगा? बिल्कुल नहीं, तो सामान नहीं दे सकता। तो किसी भी चीजों के बारे में सिस्टमैटिक और किसी भी चीजों को सरलता से जानने और समझने के लिए जरूरत होता है उसको क्लासिफिकेशन करना, उसको बांटना, उसको वर्गीकरण करना। तो उसी प्रकार से एलिमेंट, जब बहुत सारे एलिमेंट एक साथ हो तो सभी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर एलिमेंट बहुत सारे नहीं हो, कुछ ही एलिमेंट्स आपके पास हो, तो कुछ ही एलिमेंट्स हो तो आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से जान सकते हैं। तो वही चीज मैं यहाँ बताने का कोशिश कर रहा था। तो जब तत्व अभी का बात किया जाए तो अभी 118 तत्व है, लेकिन हम आसानी से सभी तत्वों के बारे में जान पा रहे हैं, लेकिन अगर वर्गीकरण नहीं होता तो उसे नहीं जान पाते। तो सबसे पहले यह इतना नेक काम किया कौन, तो सबसे पहले नेक काम किया था तो एक रसायन शास्त्री थे जिनको लवाजबे या लेबोजियर कहा जाता है, और ये लवाजबे जो है सो फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहे जाते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी इन्हें कहा जाता है, यानी रसायन शास्त्र के रसायन शास्त्र के जनक भी कहे जाते हैं।
तो रसायन शास्त्र के जनक भी यही कहे जाते हैं, लेवाज़्वे या लेवोजियर, दोनों एक ही नाम है। हिंदी में प्रोनाउंस इसको लेवाज़्वे किया जाता है, इंग्लिश में लेवोजियर लिखा जाता है। तो बात वही होगी। तो इन्होंने ही सबसे पहले क्लासिफिकेशन का काम किया था, और इन्होंने क्लासिफिकेशन में बताया था कि तत्व दो ही प्रकार के, या तो तत्व होंगे धातु या तो होंगे अधातु, क्योंकि उस समय तत्वों की संख्या बहुत कम थी, 10-15 तत्व ही थे, आसानी से स्टडी किया जा सकता। लेकिन जब मान लेते हैं आपका दुकान छोटा है, आपके दुकान में सिर्फ सर्फ और साबुन ही बिकते हैं, तो कहीं भी मिक्सअप करके भी छोड़ दो तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दो ही तरह की चीजें हैं। लेकिन जब वही चीज आपके पास बहुत सारे तरह के चीज मिल जाएंगे, बहुत सारे तरह की चीजें हो जाएंगी, तब आपको बताना और समझाना और खुद भी समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डिटेल्ड स्टडी, डिटेल्ड क्वांटिटी है, तो डिटेल क्वांटिटी है, तो उसके लिए आपको सिस्टमेटिक उसके बारे में जानना होगा, सिस्टमेटिक रखना होगा, तभी आप उसके स्टडी को इजीली और क्लियरली कर सकते हैं। तो ये बात, अब बात करते हैं। तो इस समय तो हो गई, लेकिन यह खत्म हो गया। खत्म हो गया कब हो गया? तो खत्म तब हुआ जब अधातुओं की खोज हो गई, सॉरी उपधातुओं की खोज हो गई। खत्म हो गया जब उपधातु की खोज हो गई। उपधातु का मतलब हो गया मेटलॉइड्स की खोज हो गई। मेटलॉइड्स की खोज हो गई, तब इस कंसेप्ट को खत्म कर दिया गया। मेटल नॉन मेटल के अकॉर्डिंग जो हम पढ़ते थे वो खत्म हो गया, क्योंकि अब सिर्फ मेटल नॉन मेटल ही नहीं रहे, अब इसके अलावा अन्य चीजें भी आ गई। तो अब स्टडी करने के लिए अब हमें जरूरत था नए तरह की चीजों का। बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए थे, इस काम को करने में, क्लासिफिकेशन को करने में लगे हुए थे, लेकिन कंप्लीट क्लासिफिकेशन नहीं हो रहा था जिससे सब कुछ आसानी से मिल जाए। उसके बाद एक महान वैज्ञानिक आए थे, जिनका नाम मैं यहाँ पे हाईलाइट किया हूँ, जिनका नाम था जॉन डोबरेनर, जिसको हिंदी इंग्लिश में कहा जाता है जॉन डोबरनियर ही कहा जाता है, तो डोबरेनर ही है इसके नाम है। तो जॉन डोबरेनर साहब जो थे, तो 19वीं सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में उन्होंने प्रारंभ की थी अपनी एक कंसेप्ट को डेवलप करने का, जिस कंसेप्ट में उन्होंने बताया था कि तत्वों को उनके गुणों के आधार पर उन्होंने ग्रुप बनाया था। क्या बनाया था? तो समूह बनाया था। किसके आधार पे? तो गुणों के आधार पे। अब कौन सा गुण लिए तो देखते हैं। तो बनाया था और उसका नाम उन्होंने ट्रैड्स दिया था। क्या दिया था? ट्रैड्स। और बोला था कि तिर्यक, इसे तिर्यक का नाम दिया, जिसे हिंदी में तिर्यक कहा जाता है, उन्होंने ट्रैड्स बताया। ट्रैड्स क्या था? जैसे कि एक लिथियम है, यहाँ पे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 7। सोडियम का कितना होता है? 23। और मैग्नीशियम का कितना होता है? 39। इस दोनों को उन्होंने क्या किया था, इसमें से पहले और अंतिम को आप देखें, इसमें से पहले और अंतिम को उन्होंने जोड़ा। जब पहले और अंतिम को उन्होंने जोड़ा तो 7 और 39 प्राप्त किया था उन्होंने 46, और 46 को 2 से भाग दिया, इसको काटा तो आ गया था 23, और उन्होंने कहा था बीच वाले का 23 होता है। तो इनका कंसेप्ट यही था कि फर्स्ट और लास्ट, यानी 3 जो अष्टक बनाए थे, मतलब 3 जो ये ट्रैड्स बनाए थे, 3 ट्रैड्स में उन्होंने बताया था कि पहले और अंतिम के परमाणु द्रव्यमानों को जब हम जोड़ते तो उसके जोड़ने के फलस्वरूप जो उसका माध्य आता है, माध्य का मतलब हो गया जो उसके मिड टर्म आते हैं, उस मिड टर्म को उन्होंने बोला था कि बीच वाले का एटॉमिक मास होता है। तो इसमें तो सही था। तो 23 मतलब 7 और 39 आ जाता था 46 को 2 से भाग देते थे, 23 आ गया। ठीक, इसको देखिए, यहाँ पे है कैल्शियम, यहाँ पे है स्ट्रोंशियम, यहाँ पे है बेरियम। तो कैल्शियम का मास होता था 40, स्ट्रोंशियम का होता था 137। इस दोनों को जोड़े, 2 से भाग दिए, तो आप देखें दिख रहा है आपको, मैं वही चेक कर रहा था। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 7 का 7 ही रहेगा, 3 4 और 3 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है 1 ही रहेगा। इसको 2 से भाग करेंगे तो 85 दूना होता है 170, तो 85 दशमलव 7 है, तो 85 नहीं 86 हो जाता है, 86 87 88, तो यहाँ पे 88.5 हो जाता है। तो 88.5 हो जाता है, और 88.5 इसमें बीच वाले का उन्होंने पाया। तो इस तरह से कहा कि यहाँ भी सही है। फिर उन्होंने क्लोरीन के केस में देखा, यहाँ क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो क्लोरीन का होता है 35.5 एटॉमिक मास, और आयोडीन का होता है 127। इस दोनों को उन्होंने जोड़ा, इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया, तो 81.525 उन्होंने प्राप्त किया। तो ये 81.25 आए या नो है?
ये डिपेंड नहीं करता, डिपेंड ये करता था कि माध्य वाला यहाँ पे है 80 और इनको आया 81.25, आया तो बराबर नहीं लेकिन लगभग बराबर आया। यहाँ पे 88.5 आ गया, होना चाहिए था 88, लेकिन तब पर भी लगभग आ गया। यहाँ पे 23 था, यहाँ पे 23 था, यहाँ पूरा आ गया। तो इस तरह से इन्होंने 3 ही ट्रेड्स बताया था और इस तीनों ट्रेड्स के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि 9 तत्व ऐसे ही ट्रेड्स बनाते हैं, उसी तरह अन्य भी बना सकते हैं, लेकिन इस चीज को उन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाया। उनका कंसेप्ट हो गया यहीं पे फेल होने का मुख्य कारण क्या था? ही कुड नॉट फाइंड ओनली 3 ट्रेड्स। वो 3 ही ट्रेड्स बनाए थे, यानी कुल 9 ही एलिमेंट को हम इस ट्रेड्स पे पढ़ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट वेयर मोर देन दोज दैट ही कंपोज्ड। उन्होंने जो कंपोज किया उससे ज्यादा तत्वों की संख्या थी। उन्होंने क्या किया था? मोस्ट ऑफ द एलिमेंट नोन दैट टाइम कुड नॉट क्लासीफाई। उन्होंने क्लासीफाई नहीं किया था जो भी तत्व उस समय खोज हो चुके थे, उन्होंने क्लासीफाई नहीं किया था। जो तत्व के बारे में अपना ट्रेड्स बता के छोड़ दिए, बोले ऐसा ही होता है, जबकि वैसे नहीं, और भी तत्व हो सकते थे, और भी तत्वों के बारे में बताया जा सकता था, उन्होंने नहीं बताया, इसलिए उनके इस कंसेप्ट को खत्म कर दिया गया। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं आगे भी कोई आए वो भी क्या बताएं उन चीजों के बारे में, देखते हैं। मैं ब्राइटनेस थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लूं। तो अब अगले कौन है? तो अगले अभी तक 19वीं शताब्दी यानी 1801 का बात बता रहे थे। अब देखिए 1865-66 में इस अवधि में एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था न्यूलैंड साहब। इन्होंने बहुत अच्छा चीज बताया। इन्होंने क्या किया? उससे ज्यादा तत्वों के बारे में बताया और इनके कंसेप्ट से लगभग 20 एलिमेंट के बारे में आप जान पाए। 20 एलिमेंट तक के कंसेप्टों को इन्होंने बताया, लेकिन इनका कंसेप्ट भी आगे कैसा रहा, क्या रहा, उन चीजों को जानते हैं। इन्होंने बताया था इनके अनुसार यदि हम तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार में सजाएं तो तत्व के से प्रारंभ करने पर ठीक 8वें तत्व का प्रॉपर्टी सेम होता था। इन्होंने बताया, बोला कि जब हम तत्वों की शुरुआत करेंगे तो तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पे, परमाणु भार के आधार पे जब हम सजाएंगे, सजाने पर इन्होंने बताया कि प्रत्येक 7 तत्वों के बाद जो 8वां तत्व आएगा वह बिल्कुल पहले तत्व के बराबर होगा, पहले तत्व से बिल्कुल उसका गुण मैच करेगा। इन्होंने ये बात बताया था। कैसे होगा? तो इस चीजों को हम देखते हैं। पहले यहाँ पे हमने उनको लिख दिया कि ये चीज को हाईलाइट कर दिया। अब इनका जो था सो क्या था? इन्होंने बताया हाइड्रोजन। इन्होंने बताया हाइड्रोजन के बारे में क्या बताया? इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन का गुण लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन जो आता है वो हाइड्रोजन से मिलता जुलता है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर के बाद क्लोरीन जो आता है वह भी इससे मैच करता है। उसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, फेरस के बाद कोबाल्ट और निकेल आता है, उसका भी प्रॉपर्टी मैच करता है। उसके बाद बोला कॉपर, जिंक, ये सब के बाद जो भी ब्रोमियम आता है, ब्रोमीन आता है, इसका भी प्रॉपर्टी मैच करता है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि हर एक 8 तत्वों के बाद, 7 तत्वों के बाद जो 8वां तत्व आता है उसका प्रॉपर्टी मैच करता है। तो मैच करता है तो कैसे करता है, तो कैसे हम उसको याद रखेंगे? तो उन्होंने इस कंसेप्ट को लिया। कौन से कंसेप्ट को? तो इस कंसेप्ट को जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का कंसेप्ट क्या है भाई? तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का कंसेप्ट है जो आप बचपन से जान रहे हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, उसके बाद फिर से सा हो जाता है। सा मीन्स फिर से यहां से आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और उसके बाद फिर से फ्लोरीन। ये फ्लोरीन है सो सा के बराबर ही आ गया। फिर से उन्होंने बताया क्लोरीन भी सा के बराबर ही आ जाएगा, यानी हर एक 7 तत्वों के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होती है, ऐसा इन्होंने बताया था अपने कंसेप्ट में। और उसी कंसेप्ट को न्यूलैंड्स लॉ के नाम से जाना जाता है और न्यूलैंड्स के क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के रूप में जाना जाता है। तो इनकी सबसे बड़ी खराबी और एक और थी। इनकी सबसे बड़ी खराबी, इन्होंने बोला था, इन्होंने सबसे बड़ी बात ये बोल दी थी, इन्होंने सबसे बड़ी बात ये बोल दी थी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन्होंने क्या बोल दी थी।
इन्होंने सबसे बड़ी बात क्या बोल दी थी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इन्होंने बोली थी उस समय तत्वों की संख्या 56 था। उस समय तत्वों की संख्या 56 थी। इस सब चीजों को मैं मिटा देता, लेकिन सेलेक्ट। इन्होंने सबसे बड़ी बात बताई थी इन्होंने कि उस समय जो कुल तत्व जो थे उसकी संख्या 56 थी, और इन्होंने बताया था कि भविष्य में इससे ज्यादा तत्व नहीं हो सकते, इससे ज्यादा तत्व नहीं हो सकते। तो यह सबसे बड़ी खराबी थी जो इन्होंने बता दिया था। कह दिया था कि भविष्य में 56 से ज्यादा तत्व नहीं हो सकते, लेकिन कुछ ही समय बाद तत्वों की खोज और बढ़ गई और तत्वों की संख्या 65, 70 बढ़ते बढ़ते आज के डेट में 118 हो चुकी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इनके ड्रॉबैक का मुख्य कारण वह भी हो सकता है जिसके कारण इनके नियमों को परित्याग किया गया। लेकिन कहा जाता है कि अक्रिय गैस के खोज हो जाने के बाद, तो मुख्य रूप से 9 जो हुए होंगे 56 के बाद, अगर 9 हुए होंगे 65 पूर्णे के लिए, तो ये 9 अक्रिय गैस में के रूप में, 8 और अन्य एक आध 2 और एलिमेंट का खोज हो गया होगा। तो इसके कारण इनके कंसेप्ट को कैंसिल कर दिया गया, ड्रॉबैक हो गया। ठीक है, इन सभी चैप्टर्स का डिटेल नोट्स के लिए भी संपर्क कर सकते हैं और क्लास नोट्स के लिए भी टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहीं पे सारा कुछ मिल जाएगा। अब 118 तत्वों का खोज हो गया है अभी तक, लेकिन उस समय भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखने का प्रयास किया गया था, जिससे उसके गुणों के बारे में सफलतापूर्वक से अध्ययन हो सके। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तत्वों को सजाने का प्रयास उस समय किया गया था। तो कौन कौन इसमें रोल लिए थे, तो बर्जीलियस साहब रोल लिए थे। ये मैं उनके बाद बता रहा हूँ, लेवोजियर के बाद बर्जीलियस थे, प्राउड्स थे, ड्यूमा थे, न्यूलैंड थे, लोथर मेयर थे, मैनलिफ थे। इन तरह से इनके अलावा और सब भी वैज्ञानिक जो थे सो इसको अपने अपने अकॉर्डिंग क्लासिफाई करने का कोशिश किया था और समझाने का कोशिश किया था, और सभी का अपना अपना कंसेप्ट था जिसमें किसी न किसी प्रकार की कमी, किसी न किसी प्रकार की ड्रॉबैक के कारण उन सभी के नियमों को छोड़ दिया गया, आगे बढ़ा गया। और आगे बढ़ के हम पहुंच जाते हैं कहाँ पे, तो हम पहुंच जाते हैं डामित्री इनावोविच, इवानोविच, मेंडेलीव। तो हम इनके पास पहुंच जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम इनके क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। इनके क्लासिफिकेशन से ही आगे आज हम इतना कुछ केमिस्ट्री में जान पाए हैं। शायद ये ना होते तो हमें जानना थोड़ा सा मुश्किल होता, क्योंकि ये ना होते तो शायद मोसले साहब को उतना आसान ना होता कि इतने आसानी से आसान तरह से पीरियोडिक टेबल को बता दे, जो कि पीरियोडिक टेबल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे दिखा दूँ। तो यह आवर्त सारणी जो बनाया गया था मोसले साहब के द्वारा, बिना मेंडलीफ साहब के नींव रखे हुए बनाना संभव नहीं था। तो मैं बात करता हूँ मेंडलीफ का। तो इन्होंने 1868 में, इससे पहले 1865 का बात था, जो बोले थे 56 से ज्यादा तत्व तो नहीं हो सकता, और 1868 में मेंडलीफ साहब ने बहुत ही डिटेल्ड कॉन्सेप्ट के आधार पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कर दिया। और इस क्लासिफिकेशन को कहा जाता है मेंडलीफ आवर्त नियम भी कहा जाता है, लॉ ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिसिटी, लॉ ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिसिटी भी कहा जाता है, यानी आवर्तीकरण, मेंडलीफ का आवर्तीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात उन्होंने बताया था, कौन, तो मेंडलीफ साहब ने बताया था कि तत्व, उन्होंने बताया था, कोई पेन इस जगह पे काम नहीं करता, ब्लैक पे इसीलिए लिखना नहीं चाहिए, चलो ठीक है, पीला देख लेता हूँ एक बार ना, किसी प्रकार का पेन काम नहीं करता इस पर, चलो ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होता है। इन चीजों को समझते हैं। उन्होंने बताया कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक नियमित अंतराल के पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। यह बात हमारे ये भी बताए थे, सबकी रोल है। उन्होंने भी बताया था कि कुछ समय बाद पुनरावृत्ति होती है, वही तरह का कंसेप्ट यह भी बता रहे हैं। तो पुनरावृत्ति होती है और इसी कंसेप्ट को आवर्त फलन कहते हैं। जिस समय मेंडलीफ आवर्त सारणी के बारे में निर्माण कर रहे थे उस समय टोटल तत्व जो थी 63 थी, हमने 65 बोला, वो 63 थी। ठीक है, आगे चलकर इसमें भी बढ़ोतरी हुआ। ठीक है,
तो उन्होंने बाद में संशोधित करके भी पीरियोडिक टेबल को बताया था। मैं यहाँ पे संशोधित ही बताऊंगा। इसमें ऊर्ध्वाधर को वर्ग और क्षैतिज पंक्ति को आवर्त का नाम दिया था। ऐसे ऐसे जो भी लाइन थे उनका नाम उन्होंने वर्ग दिया था। ऐसे करके लाइन बांटा तो इसका वर्ग दिया था 1 2 3, और ऐसे ऐसे करके बांटा उसका आवर्त दिया था 1 2 3। तो ऐसे करके इन्होंने पीरियोडिसिटी करने का प्रयास किया था। मैनली अपने आवर्त सारणी के अध्ययन को सुविधा, अनुसंधान में सहायता और नए तत्वों की खोज की प्रेरणा है। इन्होंने परमाणु भार के ज्ञान कराने के साथ साथ त्रुटिपूर्ण परमाणुओं के भारों में संबोधित करने के लिए भी इनके आवर्त सारणी को उपयोगी माना जाता है। और इन्होंने बहुत सारे तरह के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को, कंटेंट को बताया था इसमें। तो कोई भी बात होती है तो यहाँ पे जो इन्होंने किया था, तो मान लिया था कि सारे तत्वों को आर मान लिया था, और यही आर को उन्होंने अभिक्रिया कराया था O से और अभिक्रिया कराया था H से। यानी इन्होंने सभी तत्वों का ऑक्साइड बनाया और सभी तत्वों का हाइड्राइड बनाया। तो सभी तत्वों का ऑक्साइड और हाइड्राइड बना के इस चीजों को समझाने का प्रयास किया। इन्होंने पाया कि कुछ तत्व जो है तो R के साथ अभिक्रिया करके R2O बना रहे थे, कुछ अभिक्रिया O के साथ अभिक्रिया करके RO बना रहे थे, कुछ R2O3 बना रहे थे, कुछ RO2 बना रहे थे, कुछ RO5 बना रहे थे, कुछ RO3 बना रहे थे, कुछ R2O7 बना रहे थे, कुछ RO4 बना रहे थे। तो ये कैसे बना रहे थे उन चीजों के बारे में देखते हैं और समझते हैं। तो मान लिया कि कोई R है जिसका वैलेंसी था 1 + 1 और यहाँ O था, तो यह जो अभिक्रिया करेगा यह दोनों आपस में मिलेगा तो R2O बनाएगा। समझने वाली बात है। अगर किसी R की वैलेंसी है तो और O की वैलेंसी है -1, यहाँ पे तो -2 ही रहता है, तो यह जो आपस में मिलेगा तो यह क्या बनाएगा, तो यह आपस में मिलेगा तो बनाएगा RO बनाएगा, क्योंकि दो वैलेंसी दोनों की है तो ओवरलैप करके कैंसिल हो जाती है। फिर मैं बात करूं, अगर कोई, मैं यहाँ पे बात करता हूँ फिर मिटा दूंगा। अगर कोई तत्व R है, R की वैलेंसी है 3 और ऑक्सीजन की तो वैलेंसी -2 हमेशा रहेगी, तो यह दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, तो R2O3 बनाएंगे। जैसा कि R2 प्राप्त कर लिए, ये भी प्राप्त कर लिए, R2O3 भी प्राप्त कर लिए। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर मान लेता हूँ कि कोई है R, कोई O से अभिक्रिया कर रहा है, यह है 3 के बाद यह 4 बना रहा था, तो यहाँ पे क्या होता है, ये 2 से 2 बन जा और यह से 2 से 2 बन जा। यानी कहने का अर्थ हुआ यह जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा रिएक्शन करता है। तो RO2 यह ओवरलैप करता है तो 2O पे चला गया तो RO2 बना लेता है। आप देखते रहे। अगर यह है 5 और यह है -2, यह भी ऐसे ही करता है तो क्या बनाएगा, R2O5 बना लेगा, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं। उसी तरह एक है R, एक है O, तो ये है 6 और यह है -2, कैंसिल होगा, 3 जा और 1 जा, तो क्या बना लेगा, RO3 बना लेगा, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे पाया था। फिर मैं मानूं कि एक है R, एक है O, इसका वैलेंसी -2, इसका वैलेंसी +2, ये दोनों आपस में मिलता है। सॉरी, इसका 7 है, तो ये दोनों आपस में मिलते हैं तो R2O7 बना लेते हैं। यहाँ पे जैसा देख लूँ, अगर मैं मान लेता हूँ R का वैलेंसी है 8 + 8, O का वैलेंसी -2, ये कैंसिल हो गया 4 1 में, तो RO4 बना लेता है। तो इस प्रकार से उन्होंने पाया कि सारे के सारे RO वाले को, तो सारे के सारे RO वाले को, तो सारे के सारे RO4 वाले को, सारे के सारे R2O7 वाले को, RO2 वाले को, R2O5 वाले को और R2O3 वाले को, इस सबको एक साथ इन्होंने रखा, इस सबको एक साथ रखा और एक ग्रुप में डाला, तो पता चला कि यह जो भी थे वह समान प्रॉपर्टी से थे, यानी उसके प्रॉपर्टी इक्वल थे। तो ये चीज समझ में आ गई, तो मैं इस चीज को मैं मिटा देना चाहूंगा, क्योंकि इस टेबल में बहुत कुछ बताना है अभी। तो इस चीजों को मैं मिटा दिया। इस चीज को मैं मिटा दिया हूं।
अब मैं इस चीज को फिर से समझाने का कोशिश करता हूँ। आपको अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि मैं भी कंप्लीट एनर्जी के साथ पढ़ा पाऊँ। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे ऑक्साइड बनाया, इन्होंने हाइड्राइड बनाया। हाइड्राइड कैसे बना होगा? तो उसी प्रकार से अगर R1 और H तो हमेशा एक ही होता है तो RH बना लिया। अगर R2 रहा होगा, R2 रहा होगा तो R2 बना लिया। उसी तरह RH3 बना लेगा, RH4 बना लेगा, RH5 बना लेगा, RH6 बना लेगा। तो इस तरह से कर सकता है। तो वही चीजें हैं। तो RH4 तक तो सही है। अब RH5 से समझते हैं। तो RH5 न बनाता है, क्यों ना बनाता है? क्योंकि हाइड्रोजन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन बनने की एबिलिटी होती है। अभी तक माइनस की तरह काम कर रहा था, -4 तक आया, अब यहाँ -3 बन के RH3 बना लेगा, फिर RH2 बना लेगा, RH1 बना लेगा। तो यह रिपीट होके फिर से निगेटिव में चला जाता है, उल्टा हो जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइड्राइड और ऑक्साइड बनाए। तो अब सोचोगे कि हाइड्राइड और ऑक्साइड बनाया तो हम कब किसको क्या कहेंगे, कब किसको क्या कहेंगे, इस तरह के बात सोचने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जब यहाँ के बाद जब यहाँ के बाद यानी 5 से इधर आने पर आप देख रहे हो, 5 से जब इधर आते हो तो ये सब निगेटिव में, मतलब निगेटिव वैलेंसी वाले एलिमेंट हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन एज ए पॉजिटिव एलिमेंट यहाँ पे रिएक्शन करता है। तो इन्होंने हाइड्रोजन को एक अलग श्रेणी में ही रखा था। कैसे रखा था उस चीज को मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इन्होंने हाइड्रोजन को किस प्रकार से रखा था। इन्होंने हाइड्रोजन को जो रखा था, हाइड्रोजन इनका सफाई अलग इस प्रकार से था। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन को इन्होंने रखा था और बताया था कि हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया था। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने यह नहीं बताया था कि हाइड्रोजन का पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। हाइड्रोजन को सिर्फ यहाँ पे रख दिया था। इस चीज को मैं यहाँ पे सर्किल करके डाल दिया हूँ। और हाइड्रोजन के अलावा लिथियम, ये सब का प्रॉपर्टी इन्होंने बताया सेम होता है। अब प्रॉपर्टी सेम, यहाँ पे देखिए हाइड्राइड और ऑक्साइड की अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी सेम, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट होने के कारण एक ही पीरियड में रहने के बाद दोनों को अलग अलग कर दिया और नामकरण किया A और B के रूप में। जो न्यू पीरियोडिक टेबल में भी आप जाते हो, जब न्यू पीरियोडिक टेबल में भी जाते हो तो आप देखते हो यह दोनों A है और यहाँ से B शुरू हो जाता है यहाँ तक और ये फिर से A रहता है। तो इस प्रकार से वहां भी किया गया, उस कंसेप्ट को माना गया था। तो ऐसा उन्होंने बताया और इस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया। लेकिन क्लासिफिकेशन करने के बीच में उन्होंने कई जगहों को खाली भी रखा और जगह को खाली रखा तो उसमें बताया कि इस जगह पे नए तरह के खोज हो सकते हैं, नए तरह के एलिमेंट आ सकते हैं। इनका ऑर्बिट क्या था, वर्ग क्या था? 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था और 8 था। 8 में इन्होंने गलती क्या करी थी? तो 3 एलिमेंट को एक साथ रखा था। यह भी इनके ड्रॉबैक होने का कारण था। और बहुत सारे में यहाँ पे पीरियड देखेंगे, पीरियड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो 4, 5 और 6 में इन्होंने 2 तत्वों को एक साथ रखा। तो ये सब कुछ कारणें थी जिस कारणों के कारण इनके पीरियोडिक टेबल में कुछ ड्रॉबैक्स आए थे। तो उन सब चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। अब बात करते हैं आगे। तो इनकी विशेषता क्या थी? तो सबसे बड़ी इनकी जो विशेषता थी पीरियोडिक टेबल की, तो प्रथम आवर्त में मात्र 2 तत्व ही थे। इसे लघु आवर्त कहा जाता है। आप देख सकते हैं इसमें 2 ही तत्व थे। पहले आवर्त में इन्होंने 2 ही तत्वों को रखा था जब फर्स्ट टाइम इन्होंने बनाया था। उसके बाद द्वितीय एवं तृतीय में 8 तत्वों को इन्होंने रखा था, लघु आवर्त इसे भी कहा जाता है। चौथे में इन्होंने 18 तत्वों को रखा था और छठे में भी इन्होंने 32 तत्वों को रखा था। तो इनके क्लासिफिकेशन में कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी? इसमें यहाँ पे रखा था हाइड्रोजन को
और यहीं पर हाइड्रोजन को रखा था। दूसरे और तीसरे में इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 तत्वों को 8 तत्वों को रखा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद इनके तत्वों की संख्या को बढ़ा के ज्यादा तत्वों को रखा था जब इनका फाइनल क्लासिफिकेशन हुआ था। तो इस तरह से इसमें कहा जा रहा है कि ये सब थी इनके गुण थे, जो विशेषताएं थी, जो कम तत्वों को रखकर ज्यादा कुछ बताने का इन्होंने कोशिश किया था, जिसके कारण लोगों को समझना थोड़ा सा सहूलियत हो गया था, आसान हो गया था। लोग इस चीजों को समझ पा रहे थे, आसानी से इनके कंसेप्ट को समझ पा रहे थे। इनमें क्या क्या और भी गुण थे, उस गुण के बारे में देखते हैं। इनके अंदर के और भी गुण थे क्या, इन्होंने गैप छोड़ दिया था बीच में पीरियोडिक टेबल में, और उसके बारे में उन्होंने बताया था कि आगे चल के एलिमेंट का खोज होगा तो उस एलिमेंट को रख दिया जाएगा। जैसे इन्होंने एका ब्रोन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन के नाम से जगह को छोड़ा, जो एका बोरोन स्कैंडी, एका एल्युमिनियम गैलियम और एका सिलिकॉन जर्मेनियम के नाम से आगे चल के डिस्कवर हुआ तो नाम पर। तो यह इनकी विशेषताएं थी। इनके कुछ दोष भी थे। हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं किया था, समस्थानिक के बारे में नहीं बताया था। तो समस्थानिक, समभारिक, तो समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। तो यह 3 चीज है। इस तीनों चीजों के बारे में भी आपको जानना जरूरी है, आप याद रखें। समान गुण वाले तत्वों को भिन्न असमान गुण वाले तत्वों को एक ही उपवर्ग में रखा। दुर्बल मृदा तत्वों का समान न देना, स्थान न देना, उसका स्थान नहीं दिया, और कहीं कहीं पे असमान संयोजकता को अधिक महत्व दिया गया, यानी एक साथ रखा गया। तो यह जो कुछ थे ऐसे मुख्य कंसेप्ट जिसके अकॉर्डिंग उनके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो है वो हो गए थे डिस्टर्ब, और इसी सब कारणों से उनके पीरियोडिक टेबल आगे चल के नहीं चल पाई थी। और उसके बाद चली तो थी, लेकिन कहने का मतलब हुआ कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन की हमें जरूरत पड़ी इसी सब कारणों से। तो कुल मिला के हमारा ये जो होता है सो आज का पाठ्यक्रम सो होता है खत्म। और आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, जुड़ते रहें। किसी भी प्रकार की अन्य समस्या हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और यूट्यूब पे सर्च करें। यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं नित्यासन फ्री एजुकेशन, और वहां पे आप हमारे विभिन्न तरह के वीडियोज को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से और भी अन्य तरह के सब्जेक्ट्स की इच्छा है कि मैं उस सब चीजों को भी पढूं, उसके लिए आप कुछ नहीं करना, आप यूट्यूब पे जाना या गूगल पे जाना, नित्या/सर/फिजिक्स लिखोगे तो फिजिक्स का मेरा सारा वीडियो आ जाएगा। इसके जगह पे जो भी सब्जेक्ट लिखोगे वैसा लिखते जाना, आपको सारे सब्जेक्ट हमारे कंटेंट मिलते जाएंगे। या इसको नित्या सर नहीं लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हो, फ्री एजुकेशन, उसके बाद लिख देना फिजिक्स। ये मेरा अलग सा यूनिक कोड दिया गया है हैशटैग लगा के। तो इससे ज्यादा से ज्यादा हैशटैग लगा के आप सर्च करो तो सर्च में इजीली आपको अपने मोबाइल पे मिलने लगेगा, बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर आप। बाय बाय।